हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आवाज से थोड़ा सा लग रहा होगा कि जो है थोड़ा सा अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा मुझे हेडेक भी हो रहा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए। बट मुझे पता है फ्रेंड्स कि अब जो है आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, काफी सारे बच्चे नर्वस होंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जब वो अपनी नर्वसनेस में रहे ना, तब उनको लगे कि यार दारी सर ने हमें इतना पढ़ा दिया है कि अगर मान लो कि टीआरई 3 में नहीं भी हुआ या कुछ भी कम ज्यादा होता है, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ से रुक जाता है, तो वो अपनी इतनी हिम्मत भी ना हारे कि कुछ नहीं हुआ, उसको इतना रहे कि दानी सर ने हमें इतना पढ़ा दिया है कि हम टीआरई 4 जो है वो निकाल लेंगे। और इसी मैं मोटिवेशन को आप लोगों तक जो है फ्रेंड्स आपके अंदर में जनरेट करना चाहता हूँ। पूरी की पूरी जान लगा देंगे हम लोग आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो इस चीज को जो है इस अपने अंदर में मोटिवेशन जो है जनरेट कर पाए। जो पहली बार दे रहे वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बच्चा भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था ना कि अंतिम जो पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, ठीक है, उस तक भी सारी चीजें पहुंचनी चाहिए, उसको भी हर चीज का मौका मिलना चाहिए। मैं भी उसी चीज में यहाँ पर मैं जो है चल रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के अंदर में। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों का 50% ऑफ है फ्रेंड्स, और आप लोग जानते हो कि आज जो है जितने भी बच्चे हैं वो लोग आज अगर आज तक ले लेते हैं, 13 तारीख है आज की, तो उनका जो 99 रुपीज वाला जो कोर्स है आपका एनसीईआरटी जो डू यू नो वाला, वो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स 850 प्लस बच्चों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक भी कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे ये आप लोगों को बताना है। संविधान सभा के, तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे ये बता दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा जो है फ्रेंड्स 1946 में बनी थी, ठीक है। तो उसके अंदर में जो है आपको पता है कि पहले 389 मेंबर्स थे, बाद में पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद में 299 मेंबर्स बच गए उसमें। तो संविधान सभा का कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो सलाह दे, ठीक है, उसको गाइड करे, आगे बढ़ाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बी एन राव, ठीक है, यहाँ पोल अभी तक आया नहीं है आप लोगों के पास में फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ कि बी एन राव जो है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों ने, ये क्या थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे, बी एन राव। ओके, तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बी एन राव वही व्यक्ति है। एक और चीज, आप लोगों में से जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हो जो पहले से देख रहे हैं लेक्चर को, ठीक है, उन लोगों को एक चीज पता होगी फ्रेंड्स कि बी एन राव जो है हमारे भारत के तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में जज बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। कितने लोगों को याद आ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में भारत की तरफ से पहले बार कौन गया था, ठीक है, भारत की तरफ से जो जज होते, कितने जज होते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अच्छा चलो, आज जो है फ्रेंड्स मैं शाम में जो है ना रात में एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की क्लास भी ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, एक छोटी सी क्लास सारे बच्चों के लिए, ताकि देखा जाए कि कितना आप लोग जो है वहां पर में पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो बी एन राव जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। और आगे में मैं जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा भी कि ये पहले जज बने थे, ठीक है, और उसके बारे में सारी जो भी चीजें वो भी बता दूंगा आपको, क्योंकि उसके ऊपर में फ्रेंड्स 3 बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक आप लोगों के कौन से एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम्स के अंदर में डिफरेंट। काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जल्दी बताइए। और एक बार जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी से एक एक बार हर बच्चा शेयर कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, रिवीजन के क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताते जाएंगे यहाँ पर में। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। तो काराकोरम और पीर पंजल रेंज के बीच में मैं आप लोगों को ना बताता हूँ, यहाँ पर में ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ओके, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है काराकोरम रेंज, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये है काराकोरम रेंज, हमारे भारत के सबसे ऊपर वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ पर में है आप लोगों की लद्दाख, यहाँ पर में है झांसकर, और यहाँ पर में जो है आप लोगों की वो है पीर पंजल रेंज। उनके बीच में कितनी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, पहले नंबर बताओ मुझे, ठीक है। पहले ये बताओ कि कितनी पर्वत श्रृंखला दिख रही है आप लोगों को,
कितनी दिख रही है? 2 पर्वत श्रृंखलाएं इन दोनों के बीच में दिख रही है, काराकोरम और पीर पंजल के बीच में। एक है लद्दाख और एक है झांसकर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजल, फिर धौलाधर है और फिर शिवालिक है। इसकी एक ट्रिक हमने बनाई थी, कल जाएंगे पीडीएस लेने, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ठीक है, जाएंगे से झांसकर बन जाता है पीडीएस, ठीक है, पीर पंजल, धौलाधर और शिवालिक। इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई थी। अब यहाँ पर मैं आप लोग आंसर करोगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। फिर से चलिए सभी लोग कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी से करते जाइए। यहाँ पर मैं कोर्स कैसे ले रहे हैं जानवी सरोज जी, देखिए नीचे में एक नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दोगे ना आप, तो टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। ठीक है, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए आप, टीम बिल्कुल मदद कर देंगी आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों को हो जाएगा झांसकर, क्योंकि लद्दाख यहाँ दिया नहीं है, झांसकर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख और झांसकर आप लोगों ने देखिए बिना ऑप्शन के, कई सारे लोग लद्दाख और झांसकर लिखा दे रहे हैं यहाँ पर में। ओके, 50% डिस्काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है जितने भी लोग हैं। आज शीला जी, आज जो है 50% डिस्काउंट का लास्ट डे है। ठीक है, तो आप बिल्कुल 50% डिस्काउंट के साथ में जा सकते हो आज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। सत्रिय नृत्य किस राज्य के साथ में संबंधित है? सत्रिय नृत्य बताइए किस राज्य से संबंधित है? तो अगर मैं सत्रिय नृत्य की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट दी हुई है मैंने। ठीक है, आपको बताया कि भरतनाट्यम कहां से रिलेटेड है, तमिलनाडु से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों केरल से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम और कथकली। और वही बात जब सत्रिय की आती है, सत्रिय डांस, तो ये आपका आसाम से है। ये आप लोगों ने याद करना ही करना है किसी भी कंडीशन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बार बार आपको इसीलिए याद करवा रहा हूँ ताकि आपको जब एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से लगा पाए। ठीक है, आसाम से रिलेटेड है सत्रिय नृत्य। ठीक है, तो ये क्लासिकल जो नृत्य है हमारे भारत के, उनमें से है ये। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का, और ये आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में भी उपलब्ध है। जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ चुके हैं, उन लोगों को फ्रेंड्स ई बुक्स वाले सेक्शन के अंदर में और प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन के अंदर में सारी चीजें मिल चुकी होंगी। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? तो भारतीय कैबिनेट के अंदर में पहली महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अब जो बच्चे वो बताएंगे मुझे कि कौन सा वाला मंत्रालय इनको दिया गया था, मंत्रालय का नाम बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया था। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर, और इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। देखो क्या बताया था मैंने आपको, ट्रिक ये थी कि अमृत है ये, और अमृत से क्या होता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। तो राजकुमारी अमृत कौर को जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। इस तरीके से भारतीय कैबिनेट में पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को, बता दूं मैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें हम लोग। आप लोग इतने प्यार से पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, हमारे भारत की संविधान सभा के अंदर में, ठीक है, कितनी महिला थी? ठीक है, हमारे भारत की संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा के अंदर में गई थी चुनकर। ठीक है, उसमें से एक सरोजनी नायडू भी थी, जो बाद में जाकर उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला गवर्नर भी बनी। ठीक है, और पूरे भारत की। ठीक है, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, रेणुका रॉय, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये। ठीक है, हंसा मेहता, और ये बाद में आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला जो है वो सभापति भी बनी थी, महासचिव। ठीक है, एनी मैसेकर्नी, लीला रॉय। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों से अगर मैं इंपॉर्टेंट वालों में पूछूं, जो वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, मतलब अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, जो एग्जाम में पूछते हैं सुचिता कृपलानी, ये आप लोगों से पूछा जाता है, ये याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो कितनी महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर में? 15 महिलाएं थी, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके,
नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए आप लोग बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति की एक सही विशेषता बताइए, वस्तु विनिमय पद्धति की। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है, मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड है और अलग अलग एग्जाम से जो पूछे गए क्वेश्चन वो है। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारे सेब है, ठीक है, और इसके पास में एक मुर्गा है, आपको चाहिए मुर्गा, ठीक है, और इसको चाहिए सेब, तो आप अदला बदली कर लो, पैसे का इसमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। आपके पास में एक ऑरेंज है, आपने इसको दे दिया, जो केला था आपने ले लिया, ठीक है, तो अदला बदली कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है आप लोगों की, ठीक है, मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूज ऑफ मनी, मनी के बिना ही आप लोग जो है, पैसे के बिना ही गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हो। ओके, तो ये आंसर है। और आप लोगों को पता है कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल 43% लोगों ने, और ये एनसीईआरटी की डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है। और इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का डू यू नो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 99 रुपीज का कोर्स है, और आप लोगों के लिए जो बच्चे पेड में, उन लोगों के लिए ऑलरेडी फ्री, पूरा का पूरा फ्री रहेगा वो, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम जो है वो क्या होता है? एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी, मनी के बिना, ठीक है, धन की मध्यस्थता के बिना जो है वो जो आदान प्रदान होता है वो आप लोगों का है, ठीक है। चलिए, विदाउट यूज ऑफ मनी। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत करें और आप लोगों के लिए सारी चीजें, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स एक बार इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। 1300 के करीब बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग, और हर एक जगह पे फैला दीजिए सेशन को। नाउ फ्रेंड्स, देखिए प्रार्थना समाज, इस पर क्वेश्चन आप लोगों का जीएस में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। प्रार्थना समाज ने कौन सा वाला अपना जो है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स पता होना चाहिए प्रार्थना समाज इसके बारे में भी, ठीक है। जी, तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स 1867 के अंदर में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, बंबई के अंदर में। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद एमजी रानाडे, ये आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, ठीक है। इन्होंने कौन सा वाला न्यूज़पेपर निकाला था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से प्रार्थना समाज के द्वारा, तो सुबोध पत्रिका नामक जो है फ्रेंड्स इन्होंने मुखपत्र स्थापित किया था, सुबोध पत्रिका, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को अलग से मैंने उस क्लास के अंदर में पढ़ाया भी था, और बोला था कि जो भी चीजें छोटी छोटी इधर उधर से रहती है ना कोने कापते में भी, ठीक है, वो भी आपने पढ़ना है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का? सुबोध पत्रिका। आगे भाई, सुबोध पत्रिका, ओके, सुबोध पत्रिका। तो प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 के अंदर में तुम्हारे चचा आत्माराम पांडुरंग और तुम्हारे मामा के लड़के एमजी रानाडे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर की थी। तो आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे ने 1867 में कहां पर में इसकी स्थापना की थी? तो बंबई में इसकी स्थापना की थी, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था सुबोध पत्रिका। प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपकी 17th जो आपकी बीपीएससी होगी ना, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैंक ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने कराया? देखिए, सिखों में 10 गुरु हुए, उनमें से कौन से गुरु थे जिन्होंने फ्रेंड्स सिखों ये हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया था, ठीक है। तो हरमंदिर साहिब जिसके ऊपर में बाद में राजा रंजीत सिंह इन्होंने जो है गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ा दी थी, ठीक है। पहले ये सोने का नहीं था डायरेक्टली। हरमंदिर साहिब एक जो है फ्रेंड्स एक गुरुद्वारा बना था, उसके ऊपर में राजा रंजीत सिंह ने बाद में जाकर उसके करीब 100 साल बाद जो है राजा रंजीत सिंह ने उसके ऊपर में सोने की परत चढ़वाई थी। बाद में फिर अंग्रेजों ने उसको गोल्डन टेम्पल बोलना स्टार्ट किया। तो हरमंदिर साहिब जिसको आप लोग स्वर्ण मंदिर भी कहते हो, ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अर्जन देव जी ने इसकी बनाने की शुरुआत की थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गुरु अर्जन देव जी के बारे में एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, गुरु अर्जन देव जी वही है जिनको जो है जहांगीर ने, ठीक है, मरवा दिया था,
ठीक है। दो सिख गुरु है जिनको मुगलों ने मरवा दिया था, एक थे गुरु अर्जन देव जी और दूसरे थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव जी को मरवा दिया था, तो ये आप लोग थोड़ा याद रखोगे। ये हरमंदिर साहिब बनाने के लिए 500 बीघा जमीन किसने दान दी थी? चलो अब आप लोग बताओ, जो बच्चा देखता है लेक्चर ना रेगुलर उसको याद हो जाएगा, और आपको पता है कि रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। बताइए जल्दी जल्दी से। जी, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि 500 बीघा जमीन किसने दान दी थी? अकबर ने दी थी। किसको दी थी? तो गुरु रामदास जी को दान में दी थी। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, वो दोनों पॉइंट आप लोगों को याद हो गए से। ठीक है, चलिए गुड। ये देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा है, कितना सुंदर सा है ना। आप लोग जल्दी जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, जल्दी जल्दी से अच्छे से जॉब पर लग जाइए। ठीक है, फिर आप लोगों को सैलरी मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आप लोग आपको अपने परिवार के साथ में आप लोग जा सकते हो घूमने के लिए, और यहाँ भी जाइएगा। फिर कितना प्यारा सा है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है एकदम ध्यान से सारे बच्चों की जो है यहाँ पर में एकदम टाइट बैठ जाओ, एकदम सारे के सारे बच्चे एकदम, और कोई अभी बिल्कुल हिलेगा नहीं इस क्वेश्चन का आंसर किए बिना। ये क्वेश्चन का आंसर करो। मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। हु इज रेफर्ड टू एज सोल? ठीक है, प्राचीन रोमन कथाओं में सोल किसे कहा जाता था? चंद्रमा के देवता को, सूर्य देवता को, युद्ध के देवता को, किसको कहा जाता था सोल? जल्दी सभी बच्चे करेंगे आंसर यहाँ पर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक भी बच्चा यहाँ से हिलेगा नहीं अभी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ना कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है जिन भी बच्चों ने, उनको पता होगा कि बहुत सारे डू यू नो और फैक्ट्स, मैप्स इस तरीके से दिए हुए हैं आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये डू यू नो, एनसीईआरटी का डू यू नो जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं आप लोगों को आपके कोर्स के अंदर में। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है सोल इन रोमन माइथोलॉजी। ठीक है, पौराणिक रोमन कथाओं के अंदर में सोल जो है वो क्या है? ठीक है, सोल जो है वो सूर्य का देवता है, और सौर शब्द से, ठीक है, वही सोल से ही बना है आप लोगों का, सोल से ही सोलर बना है आपका। सोल सूर्य देवता है, सन गॉड है, उसी से बना है सूर्य, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू सन। ठीक है, सूरज से रिलेटेड, और ये जितनी भी चीजें होती है आप लोगों की, वो सोलर सिस्टम में जितनी भी है वो सन से रिलेटेड है, सन के आसपास में घूम रही है। ठीक है, तो ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? सोलर शब्द की, क्योंकि सोल सूर्य का देवता है, तो सोलर सिस्टम, ठीक है, सोल का सिस्टम। ठीक है, सोल मतलब कौन? रोमन देवता, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की पूरी डू यू नो, जो जितने भी डू यू नोज है, जितने फैक्ट्स है, साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, वो केवल और केवल आप लोगों को 99 रुपीज के अंदर में डू यू नो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली सीरीज के अंदर में जो है फ्रेंड्स, छोटा सा सीरीज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें करवाए जा रहे हैं, और जो बच्चा आज शाम तक 12 बजे तक जो है कोर्स में एनरोल हो जाएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें, और जो रैंक बूस्टर 600 रुपए वाली सीरीज है उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एनरोल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास में अराउंड 10 घंटे का ही समय बचा हुआ है, तो जितने भी बच्चे वो लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मल्टीपल आप लोगों को इस तरीके से चीजें करवाई जाने वाली है। ठीक है, नाउ भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? ये बताएंगे आप सभी लोग। भारत की भूमि का कितना वर्ग किलोमीटर एरिया है? जिसने बता दिया, ठीक है, मतलब वो करने में सक्षम हो चुका है। 70% लोगों ने आंसर किया है, और उसके ऊपर मुझे गाना याद आता है कि अगर मैं कहूँ कि आप सभी का आंसर गलत है तो तुम क्या कहोगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूँ तो आप लोगों को बताना है कि ये पूरा जो भारत है इसके अंदर में कितना जो है मिलियन किलोमीटर का हमारा एरिया है। ठीक है, अब देखो हमारे भारत का एरिया कितना है। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32 लाख, ठीक है, 87,267 स्क्वायर किलोमीटर। ये सभी लोग याद करो, पहले ये नंबर लिखो, पहले ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
ओके, याद कर लिया। अभी देखो मैं अभी आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ इसको, ये स्क्वायर किलोमीटर में है, अभी मिलियन में बताना है आप लोगों ने ना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। अब देखो लाख में है ये। आपको एक चीज पता है, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने लोगों को पता है ये बात, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। तो 20 लाख का मतलब हो जाएगा 2 मिलियन, ठीक है। 30 लाख का मतलब हो जाएगा 3 मिलियन। इतना प्यार से आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, एक बच्चों की तरह, ठीक है। 3 मिलियन। तो यहाँ पर में जो 32 लाख है आपके, ठीक है, क्या हम उनको जो है 32 लाख को 3.2 मिलियन लिख सकते हैं? 3.2 मिलियन, 3.2 मिलियन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 3.2 मिलियन, ठीक है। ये 30 लाख था, उसको 3 मिलियन, और ये जो 28,000 जो 2,88,000 है, मतलब 3 लाख के करीब और ज्यादा जो है, ठीक है, उसको हम लोगों ने 2 मिलियन लिख दिया यहाँ पर में, ठीक है। अगर हमें और ज्यादा आगे में एक्सटेंड करना है तो 3.287, ठीक है, मिलियन, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने क्या किया, 32 लाख को 3.2 मिलियन लिख दिया है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 30 लाख का मतलब 3 मिलियन होता है, तो 32 लाख का 3.2 मिलियन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कितना सिंपल है ना। आगे में इसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन भी आने वाला है आप लोगों का, ध्यान से समझिए आप सभी लोग। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिए इस पॉइंट को, इस पर जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, अभी आप लोगों का, अब हर बच्चा आंसर करेगा जल्दी जल्दी से। अतुल कुमार निधि जी, उसका आगे का नहीं पता मेरे को लाइन उसकी, उस गाने के आगे की लाइन क्या है फिर। चलिए आ जाइए यहाँ पर में, भारत की भूमि का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और जहां हमारे को ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1600 1650 के करीब लाइक्स है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे आप सभी लोग। ओके चलो, ये आपको करा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेयर वाज द होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? बिहार के अंदर में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी, जल्दी बताओ। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? ये आप लोगों को मैंने कोर्स में करवाया हुआ भी है फ्रेंड्स, होम रूल लीग इन बिहार, ठीक है। तो बिहार के अंदर में देखो, होम रूल लीग की स्थापना वैसे तो हुई थी 1916 के अंदर में, ठीक है। तो 1915 तो आप लोगों का एलिमिनेट हो जाता है। 16 दिसंबर, ठीक है, 1916 के अंदर में पटना बांकीपुर के अंदर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे बता सकते हो क्या आप लोग? मैं आपको दिखाता हूँ वो स्लाइड जिससे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार होम रूल लीग के, बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे, ये 2 उपाध्यक्ष थे। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार होम रूल लीग के। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आज अगर आप जुड़ जाते हो, ठीक है, 12 बजे तक, तो आप लोगों को फ्रेंड्स 600